Hello everyone, I Sandeep Bihan welcome you all to our today's social science class. Students, we were doing first chapter of history class 10, that is the rise of nationalism in Europe. In our previous videos, we had seen the various changes that came in European countries or the European states after 1789 or after the French Revolution. In the last class, we had started the topic of the age of revolution from 1830 to 48. जिसमें हमने देखा हाउ द एरिस्टोक्रेट्स और द कंजर्वेटिव्स वर ट्राइंग टू बिकम मोर पावरफुल, बट दूसरी साइड जो लिबरल्स थे दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी, दे वर ट्राइंग टू स्प्रेड द नेशनलिज्म. वहीं पे जो आर्टिस्ट एंड पोइट्स थे दोज वर ट्राइंग टू ब्रिंग द नेशनल फीलिंग इन देयर ओन वे बाय द कंसेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म. तो हमने किया था कि जो 1830 से 48 का जो टाइम है दैट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस, टेंशंस. क्यों टेंशंस थी? एक आज़ादी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को दबाने की बात कर रहे हैं. सो मेनी रिवॉल्ट्स वर देयर. जैसे हमने एग्जांपल किया था पोलैंड का. अभी उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि 1830 टू 48 के बीच में आगे ये तो होगी नेशनलिज्म की बातें, पॉलिटिकल लेवल पर बातें चल रही थी, लेकिन इसी के साथ क्या हुआ, जो कॉमन पीपल थे in everyday life they were also facing the problem. So what kind of problem they were facing, that we'll do in our today's topic. Let's start our today's class. अभी जो दूसरी जो प्रॉब्लम थी in a normal societies or among the common people of the societies, that was economic hardship. अब वो इकोनॉमिक हार्डशिप क्या थी या किस चीज़ के कारण थे, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों थे लोगों के लाइफ में. इसका जो मेन रीज़न था वो आप देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. देयर वाज अ लॉट्स ऑफ 17th सेंचुरी के एंड प्लस 18th सेंचुरी के बिगनिंग में क्या हुआ, द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड अ लॉट, जिसके कारण क्या हुआ, नो जॉब्स वर देयर. ओके, अब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी. अब साथ में क्या हुआ, वहीं पे कुछ यूरोपियन स्टेट्स में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, या फिर रूरल एरियाज में तो जॉब बिल्कुल ही खत्म हो गई थी. तो अब लोग क्या करने लगे, इन सर्च ऑफ जॉब दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू सिटीज. वो लोग शहरों की तरफ मूव होने लगे अपने गाँव को छोड़कर. अभी शहरों में कितनी पॉपुलेशन जाएगी, शहरों में जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, या जो भी वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम थे, वो कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे, कितने लोगों को वहाँ पर रहने के लिए जगह दे पाएंगे. तो एज अ रिजल्ट हुआ क्या, वहाँ पर अब लोग शहरों की तरफ चले तो गए, लेकिन वहाँ पे उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी. दे वर नॉट हैविंग एनी प्लेस टू लिव, टू एकोमोडेट. तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर क्या हुआ, शहरों के आसपास क्या बन गए, आप देखेंगे स्लम एरियाज बन गए. सिटी है तो आउटस्कर्ट्स एरिया में यानी आउटर साइड में क्या हो गए, झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती हैं वो बननी शुरू होगी. स्लम एरियाज वर क्रिएटेड देयर. तो इस तरीके से लोग जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी एवरीडे लाइफ में दे वर फेसिंग. इसके अलावा जो चीज़ें थी, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैड टू फेस स्टिफ कंपटीशन विद चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. अब जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे उनके सामने क्या प्रॉब्लम थी, उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो लोग देखो जो हाथ से काम करते थे बेटे, तो हाथ से काम जो भी हम करेंगे, हैंडीक्राफ्ट का काम करेंगे, वो स्लो भी होगा प्लस वो कॉस्टली भी होगा. दोनों चीज़ें होंगी उसमें. कोई भी जो हाथ की कला होगी उसका प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि आप हाथ से जब कोई भी आइटम तैयार कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, तो 1 बाय 1 ही होगा. आपके दोनों हाथ मिलकर 4-5 चीज़ें तो एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना. लेकिन जो मशीन्स में प्रोडक्शन होती है दैट इज़ अ मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन होता है एक साथ बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन होना. तो जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे वो तो हमने पीछे की एवरीडे जो कॉमन पीपल थे उनकी. अब जो कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो लोग जो है हाथ से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था. किससे, चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड से जो है जो भी रेडीमेड सामान, मशीन मेड सामान जो मंगवाया जाता था वो सस्ता होता था, क्योंकि वो मशीन में बना हुआ है, मास प्रोडक्शन हो रही है, तो यानी कि बहुत सारा मटेरियल उनके पास है, तो दैट इज़ चीप इन प्राइसेस. और इसमें भी सबसे ज़्यादा किसको सफ़र करना पड़ रहा था, टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, यानी जो कपड़े के व्यापारी थे, उनको सबसे ज़्यादा जो है इसमें लॉस हो रहा था, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. नेक्स्ट, अभी हमने कॉमन मैन का देखा, स्मॉल प्रोड्यूसर्स का देखा.
अगले अगले कौन है? अगले हमारे एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स अभी भी क्या कर रहे थे? वो अपनी पावर्स को फुली एंजॉय कर रहे थे। हम पूरे यूरोपियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग यूरोपियन स्टेट्स में जो है एरिस्टोक्रेट्स हैं, दे वर स्टिल एंजॉइंग देयर पावर। बट जो पीजेंट्स यानी जो वर्कर क्लास थी, स्मॉल फार्म लेबर्स थे, दोज वर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ ड्यू टू द फ्यूडल ड्यूज। उनको अभी भी टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो अब टैक्सेस वो कहाँ से पे करें? पहले ही उनके पास उनकी वेजेस वो वेरी लो, इनकम कम थी, जॉब लोगों के पास बची नहीं थी, काम करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उसके साथ साथ अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, सपोज किसी समय पे सूखा पड़ गया या बारिश हो गई, दोनों में फसलें क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। हार्वेस्ट होता है फसलों की कटाई। अब जब फसलें ही अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हुई, उनकी कटाई अच्छे से नहीं हो पाई, यानी पकी हुई फसलें उनकी खराब हो गई, तो क्या होगा? देयर विल बी लैक ऑफ फूड। एंड लैक ऑफ फूड से आगे क्या होगा? जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी राइज इन फूड प्राइसेस। अभी कीमतें तो बढ़ गई खाने की, लेकिन उनको उस खाने को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लेकर आए? पैसा तो है ही नहीं। हमने अभी देखा था जॉब नहीं है, ठीक है, ड्यूज टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं वर्कर क्लास को। स्मॉल प्रोड्यूसर मार्केट में वैसे ही कंपटीशन में है, उनका सामान नहीं बिक रहा है, तो लोगों के पास पैसे की कमी। यही है इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी फाइनेंशियल तौर पर सभी लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे एक्सेप्ट द एरिस्टोक्रेट्स। उनको अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दें इसमें से, तो दे वर फेसिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी इन देयर एवरीडे लाइफ। तो फाइनली एज अ रिजल्ट हुआ क्या? 1830 टू 48 के बीच में जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे, इकोनॉमिक हार्डशिप्स पीपल वर फेसिंग, तो हुआ क्या? एज अ रिजल्ट इन 1845 देयर वाज अ रिवॉल्ट इन सिलेसिया। सिलेसिया बेटा एक प्लेस का नेम है। तो यहाँ पर एक रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट किया किसने? वीवर्स, यानी बुनकरों ने। वीवर्स कौन होते हैं? जो कपड़ा बुनते हैं। तो बुनकरों ने जो है ये रिवॉल्ट किया, ये आंदोलन किया, और किसके खिलाफ? अगेंस्ट देयर कॉन्ट्रैक्टर्स। और कारण क्या था बेटा इसका? इनके कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे? ये ना इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देते थे, कि कपड़ा ऑर्डर देते थे उनको कपड़ा बनाने के लिए, और जो भी रॉ मटेरियल उनको चाहिए था वो मटेरियल तैयार करने के लिए, टेक्सटाइल या कपड़ा तैयार करने के लिए, वो इनको प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन जो इनको पैसा मिलता था वो बहुत कम मिलता था। देखो इतनी मेहनत से ये लोग काम करते थे, इतना ये लोग कपड़े का स्टॉक तैयार करते थे, लेकिन उसके बदले में इनको जो वेजेस थे इनके, जो इनके पेमेंट्स थे, दोज वर सो लेस। कारण क्या था वेजेस लेस होने का? ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे? नीड ऑफ जॉब, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अब लोग मतलब किसी भी चीज़, कितने भी पैसों में काम करने के लिए तैयार थे। उनको ये था कि कहीं ना कहीं से कुछ तो पैसा आएगा। तो लोगों की इसी मजबूरी का फ़ायदा किसने उठाया? कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठाया। तो फ़ायदा कैसे उठाया? काम उनको देना, काम ज़्यादा करवाना, और पेमेंट उनको बहुत कम देना। तो इससे वीवर्स क्या थे? इस कारण से वीवर्स जो थे परेशान थे, और उन्होंने क्या किया? रिवॉल्ट छेड़ दिया। अब इस रिवॉल्ट में, आंदोलन में उन्होंने किया क्या? क्राउड ऑफ वीवर्स मार्च अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांडिंग हायर वेजेस। तो सभी वीवर्स जो है इकट्ठे होकर कहाँ चले गए? अपने मेंशन होता है एट देयर होम्स, जो उनके बड़े बड़े बंगलोज थे, तो वो लोग उनके घरों के बाहर गए, उनके बंगलोज के बाहर गए, और वहाँ पर जाकर क्या किया? उनका मेन ऑफ कोर्स रिवॉल्ट किस चीज़ के लिए था? उनको पेमेंट कम मिलती थी, तो दे डिमांडेड देयर हायर वेजेस। लेकिन उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना ये जो एक तरीके की रैली वो उन्होंने वहाँ पर निकाली थी, मार्च पास्ट उन्होंने किया था। दैट वाज इन अ पीसफुल वे एंड दे वर एक्सपेक्टिंग द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्टर्स। बट हुआ क्या? दे वर इरिटेटेड। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उनके आदमियों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तो इससे क्या हो गया? वो जो पूरा क्राउड था वीवर्स का, दे गॉट अग्रेसिव एंड एंग्री मॉब एंटर्ड देयर हाउस। उन्होंने क्या किया? उनके घर के ऊपर अटैक कर दिया, और घर में घुस गए। उनके घर जाके व्हाट दे डिड? उनके घर में तोड़ फोड़ करने लगे। दे स्मैश द फर्नीचर, विंडोज, पोर्सिलेन। पोर्सिलेन होता है बेटा ये जो कीमती जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं ना, बर्तन, उनको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी उन्होंने क्या कर दी? तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। उनके स्टोर हाउसेस में चले गए, वहाँ पे जो उनका क्लोथ्स का स्टॉक पूरा रखा हुआ था उसको उन्होंने पूरा फाड़ दिया। तो दे टोटली डैमेज्ड एवरीथिंग इन देयर हाउसेस। और अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना पड़ा? दे हैड टू फ्लेड अवे। उनको वहाँ से भागना पड़ा। भाग के वो एक पास वाले गांव में गए कि भी उनको वहाँ पे शेल्टर मिल जाएगा, रात गुजारने के लिए उनको कोई घर मिल जाएगा। बट
दे डिडंट गेट एनी शेल्टर, किसी ने भी उनको अपने घर पर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? अब जब वो लोग लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, उन्हीं गांव वालों के ऊपर तो वो अत्याचार करते हैं, है ना, और अब वो सोच रहे हैं कि यही गांव वाले हमें शरण दे दे, यही हमें आज बचा ले, तो किसी ने भी उनको अपने घर पे नहीं रखा। तो किसी ना किस तरह दे सेव देमसेल्व्स, और आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद क्या हुआ, वो लोग वापस आए, और किसके साथ आए? अपनी पूरी तैयारी के साथ आए बेटा, वो आर्मी लेकर आए, और आर्मी ने इन्हीं वीवर्स के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, जिसमें कि जो 11 वीवर्स वर शॉट, 11 वीवर्स जो है उनके ऊपर गोली भी चलाई गई और वो मारे गए। तो ये घटना थी कि लोग धीरे धीरे अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे थे। ऐसी ही एक और घटना हुई, दैट वाज इन फ्रांस। और हमने शुरू से चैप्टर में शुरू से लेकर अभी तक हमने देखा है कि फ्रांस की कोई भी घटना पूरे यूरोपियन स्टेट्स के लिए बहुत मायने रखती है ना। तो हमने फ्रांसीसी क्रांति देखी थी, एक 1789 में हुई थी, फिर 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था। अब तीसरी बार फ्रांस में क्रांति हुई, एंड दैट वाज इन 1848। ठीक है, फर्स्ट क्रांति हुई थी बेटा 1789, दूसरी 1830, और अब तीसरी बार फ्रांस में क्रांति हो रही है, दैट इज इन 1848। और इसका कारण क्या था? वही जो अभी हमने किया कि जॉब नहीं है, फूड नहीं है। तो दीज वर द कॉजेज ड्यू टू फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास ना तो काम था, काम नहीं था तो पैसा नहीं था, वहां से खाने की कमी हो गई थी, तो खाने के दाम क्या थे, बढ़ गए थे। Now people were not able to purchase even the food items for their survival. That is why they got aggressive. तो हुआ क्या? अब उन्होंने आंदोलन कर दिया, और इस आंदोलन का रिजल्ट क्या हुआ? इस आंदोलन का रिजल्ट हुआ लुइस फिलिपे। लुइस फिलिपे आपको याद है 1830 की जो क्रांति हुई थी बेटा, उसमें खुद इन्होंने लुइस फिलिपे को राजा बनाया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये लोग लेकर आए थे, याद है? तो अब क्या हुआ, इस 1848 की क्रांति में इन्होंने लुइस फिलिपे को ही इतना वो कर दिया, इनका आंदोलन इतना आक्रमणकारी था कि लुइस फिलिपे अपनी गद्दी छोड़कर, महल छोड़कर वहां से भाग गया। ही वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। फ्ली होता है भागना, तो वो जो है वहां से भाग गया। और अब फिर इन्होंने जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो कॉमन पीपल थे, इन सब ने मिलकर क्या किया, नेशनल असेंबली, वही जो फ्रांस में चलती आ रही थी, उन्होंने क्या किया, दे प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। अब उन्होंने फिर से देखो 1830 के बाद फ्रांस में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी। राजा कौन था? लुइस फिलिपे। तो अब क्या हुआ, अब इन्होंने उस राजा को भी भगा दिया। उन्होंने बोला हमें अब कोई राजा वाजा नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड अ रूल ऑफ पब्लिक, हमें लोगों का राज चाहिए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक एंड दे ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्स। देखो अभी भी विमेन का कहीं पे कोई नाम नहीं है ना। तो उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया, लोगों की सरकार बनेगी उन्होंने कहा। और बट उन लोगों में जो सफरेज, यानी सफरेज क्या था, राइट टू वोट। राइट टू वोट किसको अवेलेबल था? ओनली टू एडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स। बहुत ध्यान रखेंगे बेटा इस बात का, कहीं पर 25 था। याद है आपको जब पहली नेशनल असेंबली बनी थी आफ्टर 1789, उस समय 25 साल वालों को जो है राइट टू वोट मिला था। लेकिन बाद में कन्वेंशन आई, उसने भी 21 ईयर्स एज रखी थी। और अब ये जो दोबारा से नेशनल असेंबली का रूल आया तो एक्सक्यूज मी, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी 21 एज लिमिट जो है रखी है। नेक्स्ट इन्होंने अच्छा काम क्या किया, देखो अनएम्प्लॉयमेंट फैलती जा रही थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, दे गारंटेड राइट टू वर्क, कि सबको काम मिलेगा, हम सबको रोजगार दिलवाएंगे। और सबको रोजगार दिलवाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए व्हाट दे डिड, नेशनल वर्कशॉप्स वाज सेट अप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जैसे इंडिया में होते हैं ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं, रोजगार विभाग हैं, जहां पर कि क्या होता है, अगर हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एंड इफ वी आर अनएम्प्लॉयड, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो लोग हमें रोजगार दिलवाते हैं। हमारी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जो भी काम होता है वो हमें अकॉर्डिंगली कॉल करते हैं और हमें रोजगार दिलवाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कुछ वहाँ पे सिस्टम किया जिसको इन्होंने नाम दिया नेशनल वर्कशॉप्स। और इनका काम क्या था, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाना। तो दैट वाज द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। अभी 1848 में हुआ, अभी इसी का आगे एक और रिजल्ट हो रहा है। देखो 1848 में द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब यहाँ पे लिबरल्स भी एक्टिव है। हमने स्टार्टिंग में क्या किया था इस टॉपिक में, 1830 टू 48 वाले टॉपिक के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि दीज 18 years वर टोटली फुल ऑफ टेंशंस, स्ट्रेस, अपसेट अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो
इतनी रोमांटिसिज्म आया, पोलैंड में रिवोल्ट हुआ, सिलेसिया में रिवोल्ट हुआ, फ्रांस में दोबारा रिवोल्ट हो गया, अभी हम देख रहे हैं लिबरल्स का। और वहीं पे कंजर्वेटिव इन सभी रिवोल्ट को कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो और ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो 1848 के लिबरल्स के रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इवेंट ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस। अब देखो फ्रांस का रिजल्ट, मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में कुछ भी होता है ना तो उसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फरवरी में ये जो घटना घटी 1848 में फ्रांस में, इसने क्या किया, इसने जो कुछ नेबरिंग कंट्रीज थी, इट इन्फ्लुएंस देम, उनको इंस्पायर कर दिया, जो कि अभी तक नेशन स्टेट्स नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। दीज वाज सम यूरोपियन स्टेट्स which was still struggling or fighting to become a nation. Okay, now they wanted the liberty. तो यहाँ पर क्या हुआ, जब मिडिल क्लास लिबरल्स थे जिसमें मेन एंड वीमेन बोथ, they demanded what? They demanded constitution and national unification. इन्होंने बोला भाई एक संविधान बनाओ, नेशनल यूनिफिकेशन होनी चाहिए, हमारी एक डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके राजा बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा और दूसरे एरियाज को मिलाते रहो, कोई हमें पता ही नहीं है हम लोग कहाँ रहते हैं। तो ही सेड देयर शुड बी वन नेशन। नेशनल फीलिंग लोगों में आने लगी थी और अपने उस देश को चलाने के लिए उन्होंने क्या बनाने की डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड की। अभी इन्हीं मिडिल क्लास लिबरल्स ने इन सभी स्टेट्स में, चाहे वो जर्मनी कह लो, इटली कह लो, पोलैंड कह लो, इन्होंने क्या किया, अपने इस डिमांड को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए इन्होंने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया। देखो ऑलरेडी यूरोपियन स्टेट्स में क्या चल रहे थे, रिवॉल्ट्स चल रहे थे। हमने सिलेसिया में देखा, पोलैंड में हुआ था, हमने देखा था, अभी फिर फ्रांस में हो गया। तो इन सभी रिवॉल्ट्स का फ़ायदा उठाकर उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। एंड व्हाट दे डिमांडेड द नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। तो उन्होंने बोला कि हमें एक नेशन स्टेट चाहिए, वो नेशन स्टेट किस बेसिस पर होना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, यानी एक प्रॉपर संसद होनी चाहिए जिसमें हमारे चुने हुए लोग बैठे हों। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या फैसिलिटीज दे, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब हमें अपने यूनियंस बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए, प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए कि जो सच्चाई सोसाइटी में हो रही है, इधर एट पॉलिटिकल लेवल और एट द सोशल लेवल, तो वो सही आईना लोगों को दिखा सके। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी तो वो भी प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की और लिखने की। सो दीज चेंजेस टुक इन द वेरियस यूरोपियन स्टेट्स। अभी इसके साथ क्या हुआ, पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, businessmen and prosperous artisans gathered in Frankfurt city। अभी हमने देखा कि इन सभी हमने जर्मन, इटली, यहाँ पर कुछ चेंजेस आने लगे। अभी उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज ऑफ जर्मनी। अब जर्मन में क्या हुआ, जर्मन में कुछ जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी हुई थी ऑफ द मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, जिसमें बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, वो सभी इसके मेंबर्स थे, इस पॉलिटिकल एसोसिएशंस के। अब ये मेंबर्स क्या हुए, ये मेंबर्स इकट्ठे हुए कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट सिटी। दिस इज अ सिटी इन जर्मन, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं जर्मनी का मैप है, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ फ्रैंकफर्ट सिटी इन जर्मनी। तो यहाँ पर वो लोग गैदर हुए, दे गैदर देयर टू वोट फॉर, किस चीज़ के लिए, अब वो लोग देखो अपना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फ्रांस में 1789 में किसने की थी, नेशनल असेंबली ने, थर्ड स्टेट के लोग चले गए थे ना, और उन्होंने क्या किया था, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया था। अब शायद ये लोग भी ऐसा ही कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। तो व्हाट दे डिड, दे गैदर्ड इन फ्रैंकफर्ट सिटी टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल एसोसिएशन। और 18 मई 1848 को 831, अब ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी ना, और इन्होंने कहाँ पर वोट किए, दे वोटेड फॉर ऑल जर्मन नेशनल एसोसिएट। अब जो इन्होंने वोट किए उसके 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये कहाँ पर गए, 18 मई को ये सब गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट, इन्होंने एक पार्लियामेंट्री मीटिंग वहाँ पर की। मीटिंग की कहाँ पर, चर्च सेंट पॉल, फ्रैंकफर्ट में इन्होंने मीटिंग कहाँ पर की, पार्लियामेंट्री मीटिंग। पार्लियामेंट किसको बोला है बेटा,
पार्लियामेंट बोला गया है, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स जिनको उन्होंने वोट दी थी 831 मेंबर्स चुने गए, उसको इन्होंने पार्लियामेंट का नाम दिया, संसद का नाम दिया। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि जिस चर्च में ये मीटिंग की गई 18 मई को, वो कहाँ पर था, फ्रैंकफर्ट में था, इसलिए इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम दिया गया। एंड द नेम ऑफ द चर्च इज सेंट पॉल। अब यहाँ पर इस मीटिंग में उन्होंने किया क्या, देखो वही फ्रांस के नेशनल असेंबली वाला काम कर दिया बेटा इन्होंने। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। फ्रांस में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो क्या किया था, उन्होंने कहा था अब राजा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। सेम चीज़ इन्होंने की, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है अभी इन्होंने तैयार किया, बट दे प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब इन्होंने क्या कहा, दे सेड कि रहेगा यहाँ पर मोनार्क, राजा रहेगा, लेकिन वो राजा इस संसद के अकॉर्डिंग, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। ही हैड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द बाउंडेड लॉज विच वर प्रेजेंट हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने इसके लिए ऑफर किसको किया राजा बनने के लिए, ही ऑफर्ड क्राउन, इन्होंने ताज किसको ऑफर किया, राजाशाही किसको ऑफर की, फ्रेडरिक विल्हेम IV हु वाज द किंग ऑफ प्रोशिया, उसको इन्होंने ऑफर किया भी हम चाहते हैं आप हमारे राजा बनो और हमारे जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। तो ये जो आप इमेज है, इमेज में आप देख सकते हैं, ही इज फ्रेडरिक विल्हेम IV हु वाज द किंग ऑफ प्रोशिया। प्रोशिया बेटा जर्मन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था विच वॉज रियली अ वेरी पावरफुल किंगडम। ओके, तो इसका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो उन्होंने इनको क्राउन ऑफर किया, लेकिन किया कि हुआ क्या, ही रिजेक्टेड, इसने मना कर दिया। ओके, ही सेड कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा, मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अंडर रह के काम नहीं करूँगा। और उल्टा इसको रिजेक्ट करके इसने किया क्या, ही जॉइंड हैंड्स विद अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। उसने आसपास के जो भी यूरोपियन स्टेट्स थे उनके साथ हाथ मिला लिया और उनको बोला कि यू हैव टू फेवर मी, ताकि हम इस जो नेशनल असेंबली जो बनी थी, आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, दिस वाज द नेशनल असेंबली ऑफ जर्मन, जो सेंट पॉल चर्च में इन्होंने मीटिंग की था ना, दिस इज द इमेज ऑफ दैट मीटिंग। तो ताकि वो इसको अपोज कर सकें, ये जो इलेक्टेड असेंबली बनी है जर्मन की, इसको ख़त्म कर सकें। और पावर तो थी, देखो अभी तक भी यूरोपियन स्टेट में एरिस्टोक्रेट्स एंड मिलिट्री का राज था, तो स्ट्रॉन्ग एरिस्टोक्रेट्स एंड मिलिट्री ने मिलकर क्या किया, दे फाइनली इरोडेड द पार्लियामेंट। इरोड क्या होता है, खत्म कर देना, वॉश्ड अवे। इरोड बेसिकली होता है वॉश्ड अवे, सॉइल इरोजन पढ़ा था ना, तो वही चीज़ है। तो इरोडेड द पार्लियामेंट मतलब अब यहाँ पे नहीं कि पार्लियामेंट को इरोड कर दिया कि सॉइल इरोजन होगी, इसका मतलब कि द पार्लियामेंट वाज डिसमिस्ड। उन्होंने ये जो जर्मन असेंबली बनी थी इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, किससे, अपनी पावर से। अब पार्लियामेंट भी कमज़ोर क्यों पड़ गई इनके सामने, पार्लियामेंट में भी कमी थी। अब पार्लियामेंट में कमियां क्या थी, ये जो बिगनिंग में जर्मन पार्लियामेंट बनी इसकी कमियां देखो, इट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास। दूसरी चीज़, lost the support of workers and artisans as they were ignored। जो वर्कर और आर्टिसंस थे उनकी डिमांड्स को इन्होंने कंसिडर नहीं किया, उनको इन्होंने कहीं भी असेंबली में इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी जो है इनको सपोर्ट नहीं किया। और हम सब जानते हैं कि जो वर्कर्स और आर्टिसंस हैं वो किसी भी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। तो पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ही क्या था, इस जर्मन असेंबली को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो फाइनली हुआ क्या, इस कमजोरी के कारण एट द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड ऑन द असेंबली एंड वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। डिसबैंड होता है अगेन डिसमिस। तो ट्रूप्स, सैनिक, आर्मी ने क्या किया, वहाँ पर दे एंटर्ड द मीटिंग और द हॉल एंड व्हाट दे डिड, द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। इस असेंबली को खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया कि ये कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है, हम इन इलेक्टेड मेंबर्स को नहीं मानते। एंड हु डिड ऑल दिस, द स्ट्रॉन्ग एरिस्टोक्रेट्स एंड द मिलिट्री। उन सब ने मिलकर क्या कर दिया, अब ये जो जर्मन ने कोशिश की थी, बट बेटा हम लोग कह सकते हैं दिस वाज द फर्स्ट स्टेप दैट द जर्मन्स हैड टेकन। जैसे इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं ना 1857 की क्रांति, हार तो हमें उसमें भी मिली थी, बट इट वाज अ काइंड ऑफ माइलस्टोन। तो ऐसे ही ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का इवेंट था, दिस वाज अ काइंड ऑफ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ जर्मन स्ट्रगल टू बी अ नेशन स्टेट। अभी इतने सारे
इतने सारे चेंजेस आए इन वेरियस यूरोपियन स्टेट्स, बट जो वेमेन थी, हमने इतने सभी स्ट्रगल्स के बाद, चाहे वो पोलैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, कहीं भी हो रहे, what we had seen that women were not getting the right to vote. जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, उनको अभी तक वोटिंग राइट नहीं मिला था. तो इट वाज विमेन सफरेज. सफरेज बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, राइट टू वोट. तो सफरेज क्या था? इट वाज स्टिल अ कंट्रोवर्शियल इशू. इवन लिबरल्स के बीच में भी क्या था, ये कंट्रोवर्शियल इशू था. कुछ लिबरल्स फेवर में थे, कुछ अगेंस्ट में थे. कुछ कहते थे कि विमेन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए. लेकिन विमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर, डेमोन्स्ट्रेटेड, टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग. मतलब वो अपने लेवल पर दे बिकेम वेरी एक्टिव. उन्होंने अपने पॉलिटिकल ग्रुप्स बना लिए, उन्होंने जर्नल्स छापने शुरू कर दिए, अपनी मैगजीन्स छापने शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए. क्यों? ताकि वो अपने डिमांड्स, अपनी बातें सोसाइटी तक, लोगों तक, या सोसाइटी की बाकी औरतों तक वो लोग पहुंचा सकें. अभी हमने देखा कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी, पिछला इवेंट जो हमने जर्मन का पढ़ा, उसको क्या था, उसने वर्कर्स को और आर्टिसंस को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी. एक मेन कारण ये भी था कि उन्होंने विमेन को सपोर्ट नहीं किया. उन्होंने विमेन को असेंबली में बुला तो लिया, मीटिंग में बुला लिया, बट दे वर एडमिटेड ओनली एज व्यूअर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. उनको बोला भी तुमने कुछ नहीं करना, कोई अपने व्यूज देने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर हेयर एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. पीछे जो है विजिटर्स के लिए जगह बनी हुई है, वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम सिर्फ सुन सकते हो, लेकिन तुम्हारी इस पार्लियामेंट में डिस्कशन में किसी भी तरह की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगी. तो देखो, इतने सारे लोगों का जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को सपोर्ट नहीं मिला, तो ऑफकोर्स उसका कमज़ोर होना ऑफकोर्स एक तरीके से बनता था. अब जब मैक्सिमम पॉपुलेशन का जो मेजर रेशियो है वही किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी. तो यही कारण था कहीं ना कहीं कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे एंड मिलिट्री थी, उन्होंने बहुत आसानी से जर्मन असेंबली को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया. तो कंजर्वेटिव्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स बट कुड नॉट रिस्टोर ओल्डर ऑर्डर. तो हमने देखा कि पोलैंड में उसने कंजर्वेटिव्स ने पोलैंड का विद्रोह दबा दिया, सिलेसिया वाला भी उन्होंने, जो रिवॉल्ट हुआ उसको भी उन्होंने दबा दिया, जर्मन में हुआ उसको भी उन्होंने दबा दिया. मतलब कहीं ना कहीं वो लोग अपनी पावर मेंटेन करने में कामयाब तो हुए, लेकिन उनको एक बात इन सभी रिवॉल्ट से क्या था, समझ आ गई थी कि अब इन लोगों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है. वो जो पावर उनकी पहले थी ना, सारी पावर उनके हाथ में थी 100%. अब उनको समझ आ गया था कि अगर हम इनको ऐसे ही जकड़ के रखेंगे, ठीक है, तो फिर इनको कंट्रोल, फिर तो ये आंदोलन और बड़े लेवल पर करेंगे. तो उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने सोचा चलो इनको थोड़ी बहुत रियायत दे देते हैं, थोड़ा सा इनको हम लोग लीनियंट हो जाते हैं. तो मोनार्क्स रियलाइज दैट दिस रिवॉल्ट्स कुड नॉट बी एंडेड विद सप्रेशन. हम हर बार इनके ऊपर अत्याचार करके जो है इन आंदोलनों को ख़त्म नहीं कर पाएंगे. आज तो ये छोटे स्तर पर हुआ है, आज तो हमने इनको दबा दिया, लेकिन उनको ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो लोग इसी तरीके से जो है अपनी डेस्पोटिक पावर शो करते रहे, या इन लोगों के ऊपर ऐसी अत्याचार करते रहे, तो ये लोग आने वाले टाइम में क्या करेंगे, एक बड़े आंदोलन के रूप में इनके सामने खड़े हो जाएंगे, और तब शायद इनको दबाना, इनको कंट्रोल करना ख़त्म हो जाएगा. तो पावर पूरी तरीके से ख़त्म करने से अच्छा इन्होंने क्या सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ें सोसाइटी में कर देते हैं. तो क्या किया, मोनार्क्स इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप began to introduce some changes that had already taken place in Western Europe by Napoleon before 1815. अब आपने नेपोलियन बोनापार्ट का पढ़ा था ना, नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे, जैसे इक्वल वेट एंड मेजर वाला सिस्टम उन्होंने किया था, सर्फडम को उन्होंने ख़त्म कर दिया था. तो ये कुछ पॉजिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे जो नेपोलियन ने किए. तो उन्होंने सोचा कि हम भी इसको क्या करते हैं, अपने एरिया में लागू कर देते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं कुछ तो शांत होंगे. समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. तो उन्होंने सोचा सारी पावर को लूज़ करने से क्या बेटर है कि लोगों में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग कर देते हैं सोसाइटी में, सो दैट दे विल बी क्वाइट, दे विल नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन एनी अदर रिवॉल्ट. तो एग्जाम्पल अभी वही दिया है, मैं अभी जैसे आपको दिया, सर्फडम वॉज एबॉलिश्ड बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया. हैब्सबर्ग एम्पायर आपको याद होगा बेटा, तो हमने 3-4 क्लास पहले जो है किया था, कितना बड़ा एम्पायर था वो, और वहाँ पे कितनी ज़्यादा डोमिनेशंस थी.
तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी वहाँ पर सर्फडम को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। रशिया पोलैंड के ऊपर क्या कर रहा था, अपनी डोमिनेंस रखने की कोशिश कर रहा था। तो जो रशियन स्टेट्स थे वहाँ पर भी क्या हुआ उन्होंने भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अपनी कॉलोनीज में की। हैब्सबर्ग रूलर्स, अब हैब्सबर्ग में कुछ चेंजेस आते गए, तो रिवॉल्ट 1848 में हुआ था, चेंजेस आए और समय के साथ फाइनली क्या हुआ, हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियन इन 1867। ऑस्ट्रिया हंगरी की यहाँ पर बात चल रही है। तो हैब्सबर्ग रूलर्स ने क्या किया, 1868 में जो हंगरी में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी उनको ज़्यादा पावर दे दी। अभी तक मैक्सिमम पावर्स किसके पास थी, हैब्सबर्ग रूलर्स के पास थी, लेकिन जैसे जैसे रिवॉल्ट्स होते रहे, चेंजेस आते रहे, लोगों में, सोसाइटी में बदलाव आता रहा, नेशन फीलिंग सामने आती रही, तो उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया कि सारी पावर्स जाने से अच्छा है कि हम कुछ पावर्स जो हैं इन लोगों को दे दें। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, ज़्यादा पावर्स वहाँ के लोकल पीपल के पास चले गई और कम पावर्स वहाँ के जो रूलर्स थे जिन्होंने उनके ऊपर कब्जा कर रखा था वो उनके पास कम रह गई। तो दिस वाज रियली अ मेजर चेंज दैट केम इन द हैब्सबर्ग एम्पायर। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर टुडेज टॉपिक इज फिनिश। तो हमने अभी अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने क्या देखा है, 1830 टू 48 के बीच में कितने सारे पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आए इन यूरोपियन स्टेट्स, जिनके कारण बहुत सारे पॉलिटिकल रिवॉल्ट्स भी हुए एंड बहुत सारे उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी निकले, है ना। तो दैट वी हैव डन इन आवर टुडेज क्लास। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखो, हमने जर्मनी की स्टार्टिंग हमने आज की क्लास में देखी कि कैसे फ्रैंकफर्ट एम्पायर जो पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई, हेल्ड हुई थी, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, बट नो डाउट इट वाज सप्रेस्ड। लेकिन आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे जर्मन जो है एक नेशन स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया। So here our today's class is over. I hope that it is clear to you all, but still if you have any doubt, please feel free to ask. So students, all of you, take care and have a good day.